गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य खंड से पाठ 1 दो बेलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और दो बेलों की कथा में किस प्रकार से एक कृषक समाज और कृषक समाज में मनुष्य और पशुओं के भावात्मक संबंधों का कैसा वर्णन किया गया है, किस प्रकार से पशु जो होते हैं मनुष्य के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उसके बारे में यह पाठ बताया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे और जीवन परिचय जो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी खोल लीजिए। प्रेमचंद्र को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लिखोगे आप 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। नोट करते जाओगे आप। जन्म 1880 में और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा बीए तक ग्रहण की थी। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ, लेकिन आप इसी लाइन को बड़े रूप में लिख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था और मुंशी प्रेमचंद्र ने शिक्षा बीए तक ग्रहण की थी। पिता का नाम लिखिए आगे आप। मुंशी अजायब राय। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। माता का नाम आनंदी देवी था। उर्दू में जो अपनी रचनाएं लिखते थे उसमें ये अपना नाम प्रेमचंद्र ना लिखकर और ना ही धनपत राय लिखते थे। उर्दू में जब ये अपनी रचनाएं लिखते थे तब अपना नाम यह नवाब राय लिखते थे। तो उर्दू में नवाब राय के नाम से यह अपनी रचनाएं लिखते थे। यह तक सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। मूल नाम धनपत राय, शिक्षा बीए तक ग्रहण की थी। पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, माता आनंदी देवी और उर्दू में नवाब राय के नाम से यह अपनी रचनाएं लिखते थे। हिंदी में इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में लिखी गई थी। पंच परमेश्वर कहानी हिंदी में पहली कहानी कौन सी थी? तो पंच परमेश्वर थी, जो कि 1916 में लिखी गई थी। और उर्दू में कहानी संग्रह सोजे वतन जिसको कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था।
क्योंकि यह एक इनका ऐसा कहानी संग्रह था जिससे अगर देशवासी इसको पढ़ते तो उनमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना एक विकराल रूप धारण कर सकती थी और उस समय देश में यह मुहिम छिड़ी हुई थी। इसलिए तो हिंदी में पहली कहानी इनकी पंच परमेश्वर है जो कि 1916 में लिखी गई थी और उर्दू में इनका कहानी संग्रह सोजे वतन है जो कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था और कहा गया था कि आगे से अगर ऐसी रचनाएं प्रकाशित की जाएगी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन्होंने कुल 300 से अधिक कहानियां लिखी है। कितनी? 300 से अधिक इन्होंने कहानियां लिखी हैं। आगे इनकी रचनाएं 300 से अधिक तो इनकी कहानियां हो गई। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, लेख, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना आदि भी लिखे हैं। रचनाएं करके जितने भी प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी है वो सब इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, निबंध, आलोचनाएं आदि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जिनमें 300 से अधिक तो इन्होंने कहानियां लिखी है। 300 से अधिक कई प्रकार के इन्होंने नाटक लिखे, कई उपन्यास लिखे, लेख लिखे, निबंध लिखे, आलोचनाएं लिखी आदि लिखी। और प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में या 8 भागों में संकलित है। किसमें? मानसरोवर के 8 खंडों या 8 भागों में संकलित है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसकी भाषा जो है वो सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है। अर्थात इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है उनमें इन्होंने मुहावरों का भी बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ जो है वह कृषक समाज और पशुओं के मध्य भावात्मक संबंध पर आधारित है। साथ ही इस पाठ में बताया गया है कि स्वतंत्रता जो है वह सहज में नहीं मिलती है। किसी भी स्वतंत्रता के लिए या अगर हम किसी बंदिशों में जकड़े हुए हो तो उन बंदिशों को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न करना होता है। कहा भी गया है कि खाना थाली में आ जाता है लेकिन जब तक मनुष्य प्रयत्न नहीं करेगा तब तक वह उसके पेट में नहीं जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। जो पहला पाठ कहानी कक्षा 9 विषय हिंदी में जो बताई गई है 2 बैलों की कथा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह जो पूरी कहानी है वह 2 बैलों पर आधारित है। किस प्रकार से वह अपने मालिक जो होते हैं उनसे स्नेह रखते हैं और भावात्मक संबंध दोनों के मध्य स्थापित हो जाते हैं। 2 बैलों की कथा में 2 बैल है, उन दोनों का नाम है, एक का नाम हीरा है और दूसरे बैल का नाम क्या है? मोती है। तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको देखेंगे और हीरा और मोती 2 बैल है उनमें पर यह लिखा गया है। और कहानी जो है वह बहुत ही रोचक है। तो जानवरों में सभी आप जानवरों को जानते होंगे, लेकिन जानवरों में सबसे मूर्ख जानवर अगर किसी को कहा जाए तो वह किसे कहते हैं? गधे को कहते हैं। तो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का आप भावार्थ कठिन शब्द जो है उसका अर्थ लिखेंगे, परले दर्जे का अर्थात पहले
दर्जे का बेवकूफ़ अगर किसे कहा जाता है तो वो कौन है? वह है गधा। अगर किसी को गधा कह दिया जाए तो गधे से तात्पर्य क्या लेंगे? मूर्ख व्यक्ति से। किसी को अगर मूर्ख कहना हो तो उसे गधा कह दिया जाता है, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके भोलेपन, उसके निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सुरक्षित सहिष्णुता, ने उसे यह पदवी दे रखी है। अर्थात गधा जो होता है भोला होता है, सीधा होता है और सहनशील होता है। इन सब कारणों को देखते हुए उसे क्या कह दिया जाता है? उसे गधा कह दिया जाता है। और गधे का अर्थ किससे लिया जाएगा? मूर्ख व्यक्ति से लिया जाएगा। तो आज की दुनिया में, अगर इस समय की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति भोला है, सीधा है, सहनशील है, सामने वाले के हिसाब से चलता है, तो उसे सारे व्यक्ति क्या कहेंगे? मूर्ख, अर्थात गधा। और जानवरों में आप गाय को ले लीजिए, गाय को माता का रूप दिया जाता है। वह भोला बाला जीव है, पालतू पशु है और अनेक प्रकार के फायदे उससे इंसान को मिलते हैं। फिर भी ब्याहता गाय को अगर देख लिया जाए तो उस समय अगर उसके बछड़े को हाथ लगाने की या छूने की कोशिश की जाती है तो उस समय वह गाय भी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। किस रूप में कर लेती है? क्योंकि उस समय उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी होती है। लेकिन गधा एक ऐसा जीव है जो ना तो खुद की रक्षा कर सकता है, ना ही अपने बच्चे की रक्षा कर सकता है, क्योंकि भोला, सीधा और सहनशील जो है, इसके मुख पर हर समय उदासी छाई रहती है। ना ही इसके सींग होते हैं कि अपने सींग से किसे मार सके और अपनी या अपने बच्चे की किसी भी प्रकार से मदद कर सके। किंतु कभी कभी गधे को हम देखते हैं कि वैशाख महीने में वह कुलेल कर लेता है। कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा। कुलेल का अर्थ आप लिखोगे अर्थात पैर मारकर कभी कभी वह इधर उधर फुदक लेता है और खेल लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा है। चेहरे पर वही विषाद। विषाद का अर्थ होता है उदासी। विषाद का आप अर्थ लिखोगे उदासी, अर्थात उसके चेहरे पर हर समय क्या छाई रहती है? उदासी छाई रहती है। इनमें अगर आप देख लो तो कुत्ता जो होता है उसको भी भोला जीव कहते हैं, लेकिन वह भी अपनी रक्षा कर लेता है। कहा जाता है कि वह बहुत गरीब जानवर है, जैसा डाला जाता है वैसा खा लेता है, पर कभी कभी वो अपना विकराल रूप भी दिखा देता है। अगर व्यक्ति भोला, सीधा, सहनशील ना होता तो आज उसको मूर्ख नहीं कहा जाता। आज के व्यक्ति है जो इन नियमों पर नहीं चलते हैं, ये गुण उनमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं। लेकिन आज़ादी के समय ले लो, जब आंदोलन हुए थे उस समय व्यक्ति इस प्रकार से ही थे। वह सीधे होते थे, सहनशील होते थे, भोलापन उनमें समाहित होता था। तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अगर कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई थी कि अफ्रीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, अपने काम से काम करते थे, 4 पैसे कड़ी मेहनत करके कुछ समय के लिए, कुछ समय का अर्थ होता है बुरा समय, कुछ समय का अर्थ क्या होगा? बुरा समय। वह 4 पैसे अपने बुरे समय के लिए बचाते थे, सिर्फ अपने काम से ही काम रखते थे, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, फिर भी उन्हें बदनाम किया जाता था। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा नहीं करते थे, अर्थात अपने जो नियम होते थे, जो परवरिश के द्वारा उन्हें गुण प्रदान किए जाते थे, उन गुणों को, उन आदर्शों को वे अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते थे। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से उस समय दे देते तो आज या उस समय उनकी जो स्थिति हुई थी वैसी उस समय उनकी स्थिति नहीं होती। और अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से दे देते थे तो सभ्य कहलाते। आज ऐसा ही है, जो व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देता है वह व्यक्ति सभ्य व्यक्ति कहलाता है। जापान की मिसाल इसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि एक ही विजय ने उसे संसार में जितने भी जातियाँ हैं उन सभी जातियों में सभ्य जाति वाला बना दिया था, गण्य बना दिया था। गण्य का अर्थ होता है गणनीय। गण्य का अर्थ होगा गणनीय, या फिर इसका अर्थ ले लो सम्मानित, जिसको सम्मान दिया गया हो अच्छा सा, उसके लिए आएगा। लेकिन
इसी पाठ में बताया गया है कि गधे का एक छोटा भाई भी है। गधे का छोटा भाई अर्थात बैल। बैल भी होता है, वह इतना मूर्ख, सीधा और सहनशील नहीं होता है, लेकिन उसको सेकंड नंबर का मूर्ख कहा जाता है गधे के बाद, क्योंकि वो भी इंसान के ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि झूरी काछी एक व्यक्ति है, उसके पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो हीरा और मोती जो दोनों बैल होते हैं, इस पाठ में उनके लिए बताया गया है कि दोनों एक साथ रहते हैं, सुख दुख के साथी हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ काम करते हैं, और जब थक जाते हैं तब एक दूसरे की थकान वह चाट कर मिटाते हैं। तो एक गद्यांश जो आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ, उसका सार वापस इसके अंत में मैं बता दूंगी कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, दोनों ही हष्ट पुष्ट और बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही सुंदर थे, और डील डाल में भी ऊंचे थे, यानी कद काठी भी उनकी बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाई भाई जैसे साथ रहते वैसे ही वो दोनों साथ रहने लग गए थे, और दोनों आमने सामने आसपास बैठकर एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी एक दूसरे से सिर्फ देखते थे और एक दूसरे की मन की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता था ये हम नहीं जान सकते थे, क्योंकि मनुष्य की भाषा जब तक वो बोलता नहीं है तब तक समझता नहीं है, लेकिन जानवर ऐसे जो मनुष्य की तरह बात नहीं करते, फिर भी वह एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको सहज ही समझ जाते हैं। एक दूसरे के मन की बात वो समझ जाते थे। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे कि वह एक दूसरे के मन की बात को समझ सकते थे, और यह गुण जो है वह मनुष्य में नहीं है, और यह गुण किसमें है? जानवरों में ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। इसी के कारण श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य इन गुणों से वंचित रह जाता है, अर्थात पीछे रह जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जानवरों में स्वाभाविक रूप से हम देखते ही हैं कि जानवर इस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, और एक दूसरे से विग्रह के नाते नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार के कारण वह ऐसा करते थे। सिर्फ विनोद के भाव से ऐसा करते थे, हास्य विनोद के हिसाब से, आत्मीयता के भाव से कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में आत्मीय संबंध प्रकट हो गए थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है वैसे ही उन दोनों में घनिष्ठता हो गई थी। दोनों गर्दन हिलाकर एक साथ समय व्यतीत करते थे, एक साथ उनको चारा डाला जाता था तो उस चारे को खाते थे, और एक अगर हीरा उससे मुंह हटा लेता था उस पात्र से तो उसी को देखकर मोती भी अपना मुंह हटा लेता था। दोनों साथ पानी पीते थे, और दोनों काम जब करते थे तब हर एक हीरा हो या मोती हो यूँ समझते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन जो है मेरे ऊपर लादा जाए। क्यों? क्योंकि जब ये शाम को इनका चारा दाना पानी हो जाता था, उसके बाद जब यह अपने गंतव्य स्थान पर बैठते थे जहाँ पर इनको बांधा जाता है, तो वहाँ पर एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे। तो यूँ सोचते थे कि अगर मैं ज़्यादा भार ढोऊंगा तो मेरा दोस्त जो है मेरे साथ रहने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी थकान मिटाने में मेरी मदद करेगा। अब इसमें आगे देखते हैं कि संयोग की बात है कि एक दिन झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? अपने ससुराल भेज दिया था। झूरी काछी जो है उसके ये दोनों बैल हैं, जो कि झूरी इन दोनों से बहुत प्रेम करता है, और इसमें बताया गया है कि वह उन बैलों को कहाँ भेज देता है? अपने ससुराल भेज देता है। तो बैल सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि यह हमें दूसरी जगह भेज रहा है, मालिक जो हमारा है क्यों हमें बेच रहा है। तो ये चीज़ सुनकर उनको बहुत बुरा लगता था, और कौन जाने कि झूरी ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन उन दोनों को ले जाने में, अर्थात इनकी जोड़ी को ले जाने में, गोई का अर्थ होता है दोनों बैलों की जोड़ी को। तो दोनों बैलों की जोड़ी को ले जाने में जो व्यक्ति था उसको बहुत पसीना आ गया था, क्योंकि कभी ये दाएं चले जाते, कभी बाएं चले जाते, कभी एक स्थान पर रुक जाते, तो उसको बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी थी। कभी कहीं पर अटक जाते, रुक जाते, तो ये सारा करने में उससे दांतों पसीना आ गया था, कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दोनों पीछे की ओर जगह जोर लगाते, कभी वह आगे चला जाता, कभी पीछे चला जाता, और कभी कभी तो वह अपनी सींग से भी उस व्यक्ति को मारता। अगर ईश्वर ने उन्हें मुखवाणी दी होती, अगर बैलों को भी मुखवाणी दी होती, भाषा दी होती, तो शायद वह झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यानी तुम जैसा दाना पानी डाल रहे थे, हम खा रहे थे, पी रहे थे, तुम्हारे यहाँ काम कर रहे थे, तो फिर तुमने हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की। ये बैल उस समय सोच रहे हैं जब अगर उनको ईश्वर ने वाणी प्रदान की होती।
और अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम और ज़्यादा काम करवा लेते। भाई हम आपके यहाँ जो रह रहे थे वो काम कर रहे थे, अगर ये भी कम पड़ रहा था तो हमें बोल दिया होता तो हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करते। हमें तो तुम्हारी चाकर में मर जाना पसंद था, यानी तुम जैसा हमें रख रहे हो वैसा हमें रहना पसंद था। अगर तुम्हें भूखे भी रखते थे तो तुम्हारे दर पर हमें मरना पसंद था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के यहाँ जो तुम हमें बेच रहे हो ये हमें कदाचित भी पसंद नहीं है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनको बांध दिया जाता है, दाना और चारा उनके सामने डाला जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं खाते हैं, ना ही पानी पीते हैं और मुंह लटकाकर वहीं पर खड़े रहते हैं। दोनों बैल समझ गए थे कि हमें नए स्थान पर भेज दिया गया है, यह हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, तो इस चीज को देखकर वह प्रसन्न नहीं थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सुनसान माहौल हो गया था तो उस समय उन्होंने फायदा उठाया और वहां से वह अपनी लकड़ी तोड़कर, जिस पगहे का अर्थ होता है पैर में बंधी हुई लकड़ी, पगहे तूड़ा, पगहे का अर्थ होता है पैर में रस्सी के साथ बंधी हुई जो लकड़ी होती है, उसको तोड़कर वह वापस अपने मालिक के यहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? झूरी काछी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर अगर उठता है तब वह दोनों बैलों को देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतनी दूर भेजे गए बैल वापस अपने स्थान पर कैसे आ जाते हैं। और तब आस पड़ोस के जो लड़के होते हैं वह आते हैं और देखते हैं कि एक बालक कहता है कि बैल इतना समझदार कैसे हो गया कि इतनी दूर ले जाया गया, वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ गया। दूसरा बच्चा बोलता है कि दोनों अकेले कैसे चले आए। तीसरा जो दोस्त होता है वह बोलता है कि बैल है, पता नहीं अगले जन्म से इनका इस झूरी काछी से क्या संबंध है कि ये अपने स्थान पर वापस आ गए हैं। और जब झूरी काछी की पत्नी आती है और दोनों बैलों को देखती है तो उसको यह सहन नहीं होता है और वह दोनों बैलों को कह देती है कि नमक हराम, ये अपने वापस एक दिन काम भी नहीं किया, दूसरे दिन यहाँ लौट कर क्यों आ गए। तो इस पर झूरी काछी कहता है कि नमक हराम बैलों को क्यों कह रही हो, क्योंकि अगर वहाँ पर इनको अच्छा नहीं रखा गया होगा, वो जो प्रेम और स्नेह हम इसको देते हैं वही प्रेम और स्नेह वहाँ पर अगले घर पर इनको नहीं मिला होगा, तो ये अपने उस स्थान को छोड़कर वापस यहाँ आ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन वापस झूरी काछी का जो साला होता है वापस बैलों को लेने के लिए आ जाता है। तो आज मैंने आपको जो 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, मेरे हिसाब से यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और 2 बैलों पर आधारित एक कथा है। इसको अंत में जब सारे पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको पूरी कहानी वापस बताऊंगी। और मुंशी प्रेमचंद्र का जो जीवन परिचय मैंने आपको बताया है वो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे और जो 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं उनको एक बार पढ़ेंगे। उनके जो कठिन शब्द हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर उनके अर्थ भी बता दिए हैं। तो आज जो मेरे द्वारा कक्षा 9 विषय हिंदी और पाठ 1 गद्य खंड से है 2 बैलों की कथा पढ़ाया गया, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप अपने जो विचार है वो सर के जो नंबर है उस पर दर्ज करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ देखें और शेयर करें। आगे के जो पैराग्राफ है कल की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।